कुछ भी लिख देते हैं, आज मनोज बाजपेयी की लेते हैं साले की, उसने इधर से ठोक दिया। मुझे लड़के बताते हैं आजकल के कि सुंदर सुंदर सब लड़कियां चली गई जो नाचने आती थी। मेरे खतरनाक वाले जो गुस्सा था वो डीटीसी बसेस में निकलता था। कुछ एफआईआर भी हो गई थी। अरे छोड़िए, कहाँ फंसाइएगा। हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे, व्हाट द फक चलता रहेगा, तो वो उससे प्रॉब्लम। You are very handsome. ओह माय गॉड, आप पहली हैं जो बोल रही हैं। तो लोगों ने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है, किसी ने नहीं देखी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये यथार्थ है। अभी आज ओटीटी का किंग बना रहे हो, कल आप ओटीटी का गुलाम बनाओगे। हमारे सपने इतने बड़े थे नहीं। नहीं, हम कोई मुंबई पे राज करने नहीं गए थे। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वाह। हैं, जो छूट गया सो छूट गया है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका जिस टाउन हॉल में। मेरा नाम मुकुल है और हम सब के सवाल रहेंगे आपसे। ढेर सारे सवाल हैं हमारे मन में, बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू सवाल आए हैं। रील वील देखते हैं आप? कभी कभी कि कोई अगर भेज देता है कि देखो कितना मज़ेदार है, हंसी वाला है, उस टाइप से। अच्छा। नाचने गाने वाला देखता नहीं हूँ मैं। ऐसा नहीं कि नाच गाने से मुझे कोई परहेज़ है, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। मनोज जी को गुस्सा बहुत आता है। आता था, अब बहुत कम हो गया है। मतलब अनुराग कश्यप, हाँ। और डायरेक्टर्स से ऊपर ज़्यादा आता है। तिग्मांशु धूलिया, हाँ, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता, हाँ। सबसे मतलब झगड़ा हुआ आपका। और झगड़ा भी नॉर्मल नहीं, किसी से 11 साल बात नहीं, सब दोस्त यार थे, झगड़े तो जिससे दोस्त यार में झगड़े होते हैं ना भाई साहब। आज झगड़े नहीं होते दोस्त क्यों भाई। दूसरा, मेरे झगड़े ये वाले दोस्ती वाले होते थे। मेरे खतरनाक वाले जो गुस्सा था वो डीटीसी बसेस में निकलता था। क्योंकि वहाँ पर लड़की, जब भी मैं देखता था किसी लड़की के साथ कोई बदमाशी कर रहा है और वो लड़की अगर प्रोटेस्ट कर दिया उस लड़की ने, तो बहुत मारता था मैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दिल्ली में मेरे जो झगड़े हुए हैं सड़कों पे, ज़्यादातर इसी बात के लिए हुए हैं। और वो जो उसको लेकर के मुझे कोई अफसोस नहीं है। बिहार में झगड़े होते थे हमारे, वो हम 17-18 साल की, जी आप कुछ कह रहे हैं? 17-18 साल की उम्र में आपके अलग अलग जो गैंग्स के झगड़े होते थे ना, जो एक उधर उस मोहल्ले का, ये इधर इस मोहल्ले का, तो उस टाइप के झगड़े होते थे। कुछ एफआईआर भी हो गई थी। अरे छोड़िए, कहाँ फंसाइएगा। वो एक समय था। अभी तो मैं चींटी भी नहीं मार सकता। लड़कपन के दौर में वो समय और था। मैं एक बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही शाई, बहुत ही चुप और बहुत ही गुस्सैल आदमी था। वो एक समय था और वो उस गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता ही गया संघर्ष के समय में। तो वो गुस्सा बहुत सारी जगह से आता था, जिस पे मैंने बहुत काबू कर लिया है, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से बहुत विजय हो चुका है मेरा वहाँ पे। अच्छा, बहुत बड़ी चीज़ है गुस्से पे काबू करना। कैसे किया? बहुत आराम से हो जाता है। अगर आपको पहले समझना होगा कि ये सही नहीं है। जिस दिन आप समझते हो कि भाई ये सिगरेट जो पी रहा हूँ ये मेरे हेल्थ को अच्छा नहीं कर रहा है, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है उस पर काबू पाने के लिए। पहले आप समझे तो सही कि ये सही नहीं है। अगर आदमी समझेगा ही नहीं तो दिक्कत है। तो मैं समझ चुका था बहुत साल पहले कि यार ये गुस्सा मेरे लिए सही नहीं है, एंड इट इज़ ओनली डैमेजिंग मी। तो दे दे सवाल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू सर। आई लव यू टू। एंड सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि रिसेंटली एनिमल फिल्म रिलीज़ हुई और कबीर सिंह के टाइम पर आपका काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट आया था दैट डोंट बर्डन द फिल्म्स विद योर मोरालिटी। तो आपने मूवी देखी, आपको कैसी लगी? एंड ऑल्सो आपने काफ़ी फिनोमिनल रोल्स किए हैं भीखू मात्रे जैसे सत्या में। तो आज भी आपको अगर ऐसी कोई मूवी मिलती है, ऑफ़र होती है, तो आप उसे करना चाहेंगे? पहली बात यह है कि फ़िल्म देखी नहीं है मैंने, क्योंकि काफ़ी बिज़ी रहा। मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि
लोगों को क्या अच्छा लगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया तो क्यों किया। दूसरा ये कि जो कर चुके हैं उसको वापस क्यों करना है। कहानीकार बहुत सारे आ चुके हैं और डायरेक्टर्स बहुत सारे आ चुके हैं जो नई नई और अनोखी कहानियाँ दे रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वाह। हैं, जो छूट गया सो छूट गया हैं। हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा नाम रिद्धि है और सवाल पूछने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे लिए और मेरे पापा के लिए आप ही हीरो हो और आगे भी रहोगे। आई लव यू। सर मेरा सवाल ये है कि हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद द मनी। एक फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स आपको कितने पैसे देते हैं? पैसे कितने मुझे मिलते हैं उसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो बड़ा व्यक्तिगत मसला होता है। लेकिन पैसे से मेरा रिश्ता वही है जो कि मेरी ज़रूरत है, लालच नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ, जो मन करे वो मैं कर पाऊँ। और लालच इसलिए नहीं है कि क्योंकि अगर मैं पैसे को ही सब कुछ मानूंगा और उसको लेके लालच होगा कि और आ जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। और फिर मेरा सारे जीवन के सारे निर्णय उस पैसे को पाने की तरफ लगा रहेगा, उस पर निर्भर हो जाएगा। सारे निर्णय जो है अभी मेरे जीवन के साथ जो प्रोफेशनल डिसीजन जितने भी होते हैं वो इस बात से के इर्द गिर्द घूमते हैं कि मुझे करना क्या है, कलात्मक रूप से मुझे अपने अंदर में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये मैं करना चाहूँगा कि नहीं करना चाहूँगा, मैं कितना अग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ। उन सब बातों से वो सारा डिटरमिन होता है। लेकिन अगर वो पैसे से शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जोरम जैसी फिल्म में मुझे कम पैसे मैंने लिए क्योंकि उस तरह की फिल्म थी वो। मैं बहुत ही डेस्परेटली मैं चाहता था कि मैं उस फिल्म का पार्ट बनूं। मैं चाहता था कि वो फिल्म बने। मुझे पता था कि ये बहुत ही महान फिल्म है, जो कि लोगों ने आखिर में डिक्लेयर भी किया कि इट्स अ ग्रेट फिल्म। और इतना मैसिव अप्रिसिएशन मिला। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जाकर थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए और जाकर के देख लीजिए। बेतिया से सफ़र शुरू हुआ, पहुंचता है मुंबई जैसे महानगर, और वहाँ फिर ढेर सारा रुतबा कमाया जाता है, नाम कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। तो जो बेतिया से वो लड़का निकला था इस सफ़र में, वो कितना बदल गया? बेलवा से? हाँ। बेतिया से भी दूर है। बेतिया से भी दूर। हाँ, नेपाल बॉर्डर पर। बदला तो कुछ भी नहीं है, बस आपकी आंखें बदल गई। अच्छा। हाँ, बदला बिल्कुल नहीं, लोगों की आंखें बदल जाती हैं। सर जैसे आपने सक्सेस और फेलियर दोनों देखा होगा, तो एक कोई कांस्टेंट थॉट जो चलते रहा हो थ्रू आउट, कि मतलब जैसे हार नहीं मानूंगा या कुछ भी ऐसा, मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स? कविता में तो ज़िंदगी नहीं जीते हैं आप लेकिन आपकी ज़िंदगी कभी कभी कविता हो जाती है, ये अलग बात है। लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, ये लाइन मैं हमेशा बोलते रहता था अपने ख़राब दिन में। और आज भी बोलता हूँ जब भी मुझे जो है अंदर से लगता है कि मैं काफ़ी थोड़ा लो फील करता हूँ, तो मैं ज़्यादा समय तक लो नहीं फील कर सकता। मुझे परेशानी हो जाती है। आई फील लाइक अ लूज़र इफ़ आई फील लो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई डोंट लाइक टू फील लाइक अ लूज़र, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है। उसे ख़त्म होने को तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो लंबी है। आपको नहीं पता है कि आप यहाँ से कब जाने वाले हो। तो उसमें हार मानना ये मुझे स्वीकार नहीं है। और बहुत ज़्यादा लो फील करना, डिप्रेशन, उसकी ज़रूरत है नहीं। वो ये सब यहाँ पे होता है, दिमाग का खेल है। इफ़ यू फील दैट यू आर हैप्पी, इफ़ यू फील दैट यू आर सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अपने आप में सक्सेस है। ये कितने सारे लोगों को ये नसीब है? तो ये सारा दिमाग का खेल है सब कुछ। तो मैं आई डोंट फील लाइक अ फेलियर, आई नेवर फेल्ट लाइक फेलियर, बट आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ बॉम्बे, बिकॉज मेरे पास काम नहीं होता था। और मैं दिल्ली में भूखे पेट भी रहता था, बस में जाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तब भी मैं पैदल चलता हुआ चला जाता था मंडी हाउस। और
कोई दोस्त कुछ खा रहा होता था, समोसा खा रहा होता, ब्रेड पकौड़ा खा रहा होता था, तब मैं बिना उससे पूछे हुए उसके हाथ से लेकर थोड़ा सा तोड़ के उसको वाकई दे देता था। तो मेरे लिए वो सेकेंडरी था। मेरे लिए प्राइम ये था कि मैं बहुत बिजी था यहाँ, बहुत थिएटर करता था, मैं बहुत वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था, अटेंड करता था। दैट वॉज द टाइम आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, आई नेवर फेल्ट लाइक ए फेलियर। मुझे हमेशा लगा कि एक दिन जिस दिन मुझे मिल गया तो मैं फोड़ दूँगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता था अपने ऊपर भी, दिन भर मैं मेहनत करता रहता था अपने ऊपर। तो दैट कॉन्फिडेंस वॉज ऑलवेज देयर कि इफ़ आई गेट अ गुड रोल, आई विल डेफिनेटली मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। सर कोई रिग्रेट है लाइफ में? हाँ, रिग्रेट है ना, वो गालियों वाला वीडियो बनाया था वो उनकी बातों में आ गए और हमने कर दिया था, जिसका आज तक पछतावा होता है। क्योंकि क्या है कि एक मार्केटिंग वालों ने कोई चीज़ कर दी थी और उनसे गलती हो गई, उन्होंने रिमूव नहीं किया। अब वो क्या है कि लोग, जब मेरा बुरा समय आएगा ना, तो जब लोगों को गाली देनी होगी मुझे, तो सबसे पहले उस वीडियो को लोगों को व्हाट्सएप पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वो कहेंगे देखो हम कह रहे थे ना कि मनोज बाजपेयी ये आदमी है, ये देखो मनोज बाजपेयी ये आदमी है। सो लोग उस वीडियो से मुझे डिफाइन करेंगे। दैट इज़ वाई आई रिग्रेट doing that video for those marketing people. थैंक यू सो मच। And please मुझे उस समय डिफेंड कर लेना। सिनेमा का किंग कहा जाता है किंग खान, शाहरुख खान को, और ओटीटी का किंग लोग बोलते हैं कि मनोज बाजपेयी नहीं, वो सब मत दीजिए मुझे अच्छे रोल दीजिए। ये तमगे नहीं दिए ये तमगे वगैरह क्या है कि ये मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि भाई कैप्शन देना जो है ना, कैप्शन देना है, चंक देने हैं, क्योंकि टाइटल देने हैं, ताकि लोग जो है आपके आर्टिकल को पढ़ें, बटन को दबाएं, डाउनलोड करें। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तमगे से क्या है कि अभी आज ओटीटी का किंग बना रहे हो, कल आप ओटीटी का गुलाम बनाओगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। फ़ायदा मेरा ये है कि मुझे अच्छे काम मिले, ताकि ये दर्शक को मैं इंटरेस्ट मैं दे पाऊँ कि भाई आइए देखिए और मेरा काम देखिए, और मैं जिस फिल्म का या सीरीज़ का हिस्सा हूँ उसको देखिए, कुछ नया लेके आके हम लोग आ रहे हैं। कोशिश हमेशा यही रही है कि अच्छी चीज़ें। आखिर में सत्या की बात कर रहे हैं ना, शूल की लोग बात करते हैं, कौन की बात करते हैं, जुबेदा हो, पिंजर, ये सारे बड़े सोच समझ के चूज़ किए हुए काम हैं। या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर की लोग बहुत बात करते हैं। फैमिली मैन जो है उसके पहले मुझे बहुत ऑफर हुए थे सीरीज़, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा नया करना चाहता हूँ जिससे कि हर आदमी जिसके घर में ओटीटी है और या फ़ोन पे, वो जब देखे तो उसको लगे कि कोई नई चीज़ आई है जो उसने पहले नहीं देखी थी। तो कोशिश हमेशा इसी बात की रहती है जी। एंड एज फार एज ओटीटी का किंग की बात है, मैं कह रहा हूँ कि किसी और एक्टर को दे दो, मुझे चाहिए ही नहीं। आई एम जस्ट एन एक्टर who is always trying to improve himself. That's it. जी। तो मेरा सवाल था कि आपने एक किस्सा बता रखा है कि शाहरुख खान ने एक बार आपको पब में किसी को जूते चप्पल ला करके एंट्री करवाई थी। तो अभी बात होती है, कैसी दोस्ती है आपकी उनसे? मिलना नहीं होता है, दो अलग अलग दुनिया के हम हो चुके हैं, तो हमारे रास्ते टकराते नहीं हैं। सो उस समय भी दोस्ती ऐसी नहीं थी। उसका अपना एक फ्रेंड सर्कल था, मेरा अपना फ्रेंड सर्कल था, एक ही ग्रुप में थे हम लोग। पर एक ग्रुप में अगर काम करते हो तो सबसे जान पहचान होती है, सबके साथ उठना बैठना होता है, सबके साथ कभी ना कभी खाना हो जाता है। ऐसे ही एक बार हम चले गए थे साथ में, घुंघरू था, एक डिस्कोथेक हुआ करता था, वहाँ पे जूते नहीं पहने आप तो आपकी एंट्री नहीं मिलती थी। तो मैं चप्पल पहन के गया था, बिकॉज मैं वही अफोर्ड कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो उन्होंने किसी से जूते मांग के दिए थे मुझे। तो एक किस्सा था बड़ा फ़नी, मुझे लगा था कि बड़ा फ़नी किस्सा है, बताना चाहिए। बट एज फार एज हम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग हमारे चॉइसेस रहे हैं, उस हिसाब से हमने अपनी दुनिया को चुना। बहुत सारी बेहतरीन फिल्में आपकी आ रही हैं, जोरम अभी आई है आपकी देवाशीष मखीजा साहब के साथ, इसमें से किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं देखी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। मैं तो वैसे हैरान था कि इतने बड़े, मतलब आपने बड़े पैमाने पर उसको निकाला। 3 ऑफ अस अभी आई, बहुत कम थिएटर्स में लगी वो। हाँ, इसलिए हम जोरम बहुत ही कम थिएटर में हमने जानबूझ के लगाया था, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि ऑडियंस का दिमाग हम सोच रहे हैं वैसा ही अभी तक है या फिर ये कुछ अलग देखना चाहेंगे। तो
जो लोग जा रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी लग रही है, वो खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, वो बेचारे जो है 10 लोगों को भेज रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उस तरह की फिल्मों पे उनका यकीन नहीं है, और यकीन है भी तो कहते हैं कि भाई कोई फ्री में दिखा दे। लेकिन दूसरे तरीके की फिल्मों को जो है वो कर्जे लेकर के चले जाते हैं देखने के लिए, उनको वो बात जज जाती है, लेकिन वो उनका टेस्ट है। और लड़ाई हमारी इसी बात की है कि हम भी देखते हैं कि आप कब तक नहीं देखोगे जो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो दिखाना चाहते हैं हमें लगता है कि सिनेमा वही है। बिल्कुल। हाँ, मतलब गली गुलियाँ, भोसले, जोरम, ये सब ऐसी फिल्में हैं जिनको देखने के बाद आप सहज ही नहीं रह पाओगे। आप मतलब पता नहीं क्या चलता होगा दिमाग में, बहुत करते टाइम क्या चलता होगा, देखने के बाद आप एकदम ट्रॉमा में चले जाते हैं कि ये क्या देख लिया। देखिए वो सब कहानियाँ हैं, और कहानी और अभिनय और वो सिनेमा का अपना क्राफ्ट। सिनेमा 2 तरीके से उपयोग होता है जी, वर्ल्ड वाइड। एक होता है जो सिनेमा जो कला का माध्यम है उस तरीके से उपयोग होता है। एक सिनेमा होता है जो सिर्फ आपका मनोरंजन करता है। आपने पैसे दिए, अंदर गए, नाच गाना देखा, फाइट वाइट देखी, बात ख़त्म, घर गए, भूल गए। अब दूसरे शुक्रवार का इंतज़ार करेंगे आप। लेकिन हम सिनेमा को हम कला का माध्यम मानते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर काम वो करें जिससे कि सिनेमा के माध्यम को हम उसका भरपूर उपयोग करें, और अपनी जो कला है, अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं, कलात्मक ढंग से, अच्छे ढंग से कहें, ताकि लोगों को देखने में अच्छा भी लगे, उसको पसंद भी आए, और ये जो कहानी हम कह रहे हैं वो उनके दिमाग में कुछ दिन तक चले। तो वो हमारे लिए सिनेमा है। दर्शकों के लिए सिनेमा जो है, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस कह रहा हूँ, मैं सब नहीं कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है उसके लिए ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है। उसके अलावा सीटी उटी कुछ बजा दिया, थोड़ा सा फाइट मारा तो थोड़ा चिल्ला दिए, है ना। अब तो थिएटर में पटाखे भी फूट रहे हैं अब तो लेकिन मेरे जैसे लोग जो है इससे कभी घबराए नहीं, आज तक नहीं घबराए कि लोग कुछ फिल्मों को देखते हैं, कुछ फिल्मों पे बिल्कुल नहीं जाते या कम जाते हैं। उससे हम इसलिए नहीं घबराते क्योंकि हमें बिल्कुल, मैं कन्विंस्ड हूँ अपने जो मैं कर रहा हूँ, कन्विंस्ड हूँ कि ये सही सिनेमा है। ये सिनेमा जो मीडियम है उसके साथ न्याय कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का सिनेमा नहीं बनेगा तो सिनेमा का विकास नहीं होगा। आप मनोरंजन वाली फिल्मों से सिनेमा का विकास नहीं कर सकते। तो बैलेंस फिर कैसे बनाते हैं आप कि आप भोसले भी कर लेते हैं, गली गुलियाँ भी OTT है जहाँ पे हम डाल देते हैं, और अंततः जोरम हो चाहे कोई कमर्शियल फिल्म हो, ये सब OTT पे भी जाएंगे। लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये जबकि हम जानते थे कि हम जोरम को थिएटर में लेके जाते हैं और देखते हैं, कम स्क्रीन पे लेके जाएंगे, देखते हैं कि OTT के कारण दर्शक क्या इस फिल्म को देखने के लिए वो घर से निकल के, जबकि टिकट इसके सस्ते होते हैं, सस्ते थे, क्या ये जाएंगे? फिर भी नहीं जाते हैं, खाली रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जोरम जो है 350 स्क्रीन्स पे हमने रिलीज़ किया। 350 स्क्रीन्स अगर पूरा भी भर जाए तो 60 लाख रुपए उसकी कमाई होगी। वो करोड़ों में नहीं, हम सिर्फ ये रिस्क लेना चाहते थे। तब भी जोरम पर डे 15 से 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए की कमाई उसने किया है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जो बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं उनके 5,000 6,000 स्क्रीन होते हैं, तो रेशियो अगर मिलाइएगा तो जोरम इज़ क्वाइट ए सक्सेसफुल फिल्म। समझ गया ना। तो हम जो अच्छी बात इससे हमने देखी है कि एक दर्शक वर्ग, चाहे वो बड़े ही छोटा समूह है, लेकिन वो खड़ा हुआ है, जो जाता है और अंदर जाकर लोगों को चिल्ला के बोलता है। आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि कहीं पे कुछ जानने वाले गए थे, वहाँ पे 25-40 लोग बैठे हुए थे। इंटरवल में एक आदमी ने उठ के कहा, ये है सिनेमा, मानते हो कि नहीं? खुद ही चिल्लाया वो। फिर जब फिल्म ख़त्म हुई तो सबने उठ के ताली बजाया। तो वो जो समूह है उसमें से कुछ पुराने लोग हैं जो कि इस तरह की फिल्में देखते थे, और कुछ नया बना है। वो नया बना है ये OTT के कारण।
कि एक नया टेस्ट उसका डेवलप हुआ है कि हम सिर्फ मनोरंजन वाली फिल्में नहीं देखेंगे, हम इस तरह की फिल्म को देखेंगे और इसका टिकट लेंगे हम। नया कुछ और भी बना है जो 11 जनवरी को आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, नाम है किलर सूप, एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। जी। और कैसा रहा आपका पूरा अनुभव? ये तो बड़ा वैसा सवाल हो जाता है कि कैसा रहा आपका अनुभव काम करने वाला है, रिपीटेटिव आप बोल ही रहे हो लगातार। एक्टिंग करने के लिए आप नुक्कड़ पे दे दो, सब स्टूडियो के बाहर दे दो, हम वही करने लग जाएंगे। हमें अभिनय से बड़ा प्रेम है। अच्छा काम, अच्छे निर्देशक के साथ काम करना हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छी कहानी हो, अच्छे सह कलाकार हों, कोंकणा सिंह शर्मा है, सयाजी शिंदे हैं और तमिल इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। तो एक बड़ा अनोखा सा एक ड्रामा बन पड़ा है, थ्रिलर भी है, ब्लैक कॉमेडी है, और लोगों को बहुत मज़ा आएगा, है ना। और अभिषेक चौबे जी के साथ आपका पहले भी सोन चिड़िया में भी तीसरा काम है। तीसरा काम है ना जी। रे सोन चिड़िया और ये तीसरा काम जी। है। कैसा जॉनरा लगता है आपको क्राइम थ्रिलर? बतौर काम करने के हिसाब से कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है मुझे तो जॉनर सभी अच्छे लगते हैं। मैं क्योंकि वो डायरेक्टर जो है वो चूज़ करता है, हमें रोल और कहानी से मतलब होता है। जॉनर देख करके तो कोई आपका काम नहीं करते हैं। मुझे अगर सबसे बढ़िया कोई लगता है तो जोरम जैसी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी बातें आप कह रहे हैं, एक बहुत ही कमाल की कहानी के साथ, जो बड़ी बात है ना, एक बड़ी कहानी है। मुझे अभिषेक चौबे जैसा डायरेक्टर इस हिंदुस्तान में नहीं दिखता है। जब भी इस तरह के डायरेक्टर के साथ काम मिलता है तो मैं जाके कर लेता हूँ। बेहतरीन काम, उड़ता पंजाब उनका इश्क किया। जी बिल्कुल। डबल रोल में हैं आप इसमें, और कितना मुश्किल हो जाता है एक समय? आप पहले तो ये बताइएगा कि कितने दिन बाद आपका ये शूट हुआ दोनों रोल्स का, और आप डबल रोल में हैं? मैं एक्चुअली ट्रिपल रोल में हूँ। आप ट्रिपल रोल में? आप देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे उसको डबल रोल ही कहा जाता है, लेकिन हाँ, जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा आपको। एक दिन में तीनों रूप में करना पड़ता था हमको। 3-4 महीने की शूटिंग थी। तो सुबह में एक रोल, दोपहर में दूसरा रोल, शाम को तीसरा रोल। तो अलग तरीके की मेहनत थी, अलग तरीके की चुनौती थी। मैं जहाँ तक अभी देख पाया था वहाँ तक डबल ही रोल था। पूरी मैं देख नहीं पाया। तो मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि जो दो कैरेक्टर्स मैंने देखे वो दोनों एकदम अलग हैं, उनकी भाषा अलग है, वो रिएक्ट अलग तरीके से कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर अलग तरीके से कर रहे हैं। तो एक टाइम पे काम मतलब ये करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? चैलेंजिंग, लेकिन अब वो ख़त्म करना है हमको, तो हमारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से हमने किया। फिर अभिषेक चौबे, फिर रिहर्सल्स, बहुत मशक्क़त तो काफ़ी थी। लेकिन हर दिन के काम को आप करने जाते हो, आपको लगता है कि आज का दिन बस अच्छा हो जाए, टेक ईच डे एज इट कम्स। उसको उस तरीके से किया हमने, बहुत जान खपाई। जो भी आपने देखी है वो आसान नहीं था, बिल्कुल ही आसान नहीं था, क्योंकि जब एक ही दिन में 2-3 कैरेक्टर करने हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस करके उसके यू ट्राई टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो हर चीज़ को उसी समय आपको तैयार होना है, और उसी समय उस पर बहुत सारी रिहर्सल करनी है, उस पर तैयारी करनी है। तो लेकिन इसका मतलब ये था कि हमारी पहले की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रिपेयर करके गए थे। तो मनोज वाजपेयी जी फूडी हैं, खाने वाने में बहुत कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। दिन में लंच जो होता है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है। लेकिन वो खाना मैं कोई ऑर्डिनरी खाना नहीं खा सकता फिर। अच्छा, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा खाना होना चाहिए वो, तो उस पर काफ़ी फोकस रहता है। देखना भी पसंद करते हैं फूड के कंटेंट? ऐसी काफ़ी देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं हल्का फुल्का बनाता हूँ, तो इसलिए जो है अब कुछ और भी इंटेंस हो रहा है कुकिंग का शौक। अच्छा। हाँ, कुकिंग से जुड़ा ही ये लोग भी कुछ सवाल कह रहे थे। कौन पूछना चाह रहा था? जी। Hello sir, first of all you are very handsome. ओह माय गॉड, आप पहली हैं जो बोल रही हैं। थैंक यू। And second, as we all know कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है, तो आपकी कोई एक ऐसी रेसिपी जो आप शेयर करना चाहते हो और आपको बनानी पसंद हो? वाह। नहीं, मुझे बहुत सारे, मतलब नॉन वेज में बनाता हूँ और वेज भी बनाता हूँ।
वेज में मुझे सारे बिहारी खाने बनाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव ग्रोन अप विद। और जैसे आलू परवल की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे कड़ी बनाना, कड़ी पकौड़ा जो होता है उधर का, बहुत अच्छा लगता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो अमूमन बनाने की कोशिश करता हूँ। नॉन वेज में मुझे सरसों की मछली बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी रेसिपी जो है मिल जाएगी आपको। अपनी बता दीजिए। हैं? आपकी कोई अलग स्टाइल भी तो होगी। कोई आपकी नहीं, वाइफ, मैंने सुना कि नहीं, आपसे अपनी रेसिपी शेयर नहीं करती नहीं है वो ना? नहीं वो ज़्यादा नहीं शेयर करते, लेकिन वो बहुत कमाल की कुक है। हाँ हाँ, वो जब मूड करता है तभी बनाती हैं, लेकिन वो आई कांट इवन कैच हर देयर। कुछ वो हमारे गांव में कहा जाता है कि उनके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का निवास करती हैं, तो कुछ इस तरह का है। सरसों की मच्छी का आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे नहीं सच में बिहारी सरसों मछली लिखेंगे वो आ जाएगा, उसी तरह से बनाता हूँ मैं, है ना। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि आपने 14 साल से डिनर नहीं किया, और आपके एब्स हैं क्या? तुम लोगों ने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है, हाँ ना, अकेले तुम लोगों ने करप्ट कर दिया। एब्स में ना, एब्स अगर आप बनाना चाहते हो तो सारा खाना छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग ढंग से खाना पड़ता है जो कि मुझे गवारा नहीं है। तो इसीलिए डिनर नहीं करता हूँ मैं, ताकि खाना सबसे बड़ा दुश्मन है जब वज़न की बात आती है और बीमारी की बात आती है। तो जब आप डिनर छोड़ देते हो तो देयर आर मेनी इलनेस जिसको आप कंप्लीटली अलग थलग कर देते हो। और मैं खाना इसलिए भी कम किया क्योंकि मुझे खाना पसंद है। तो आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि जो मैं लंच करता हूँ वो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, जिसमें मैं चावल भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ, और अपना मनपसंद वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ। तो उससे जो है वो वज़न बैलेंस भी रहता है, प्लस एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। ये सब भी चीज़ है जो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐप बना के क्या होगा, है कि नहीं? आपने सुना होगा हाल फिलहाल में लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन पाउडर का इंटेक कर रहे हैं कि, और कितने सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं जिससे कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कितने सारी डेथ्स हुई हैं, इंसिडेंट्स ऐसे सुनने को मिलते हैं। सो इफ़ यू वांट टू डू इट, किसी बढ़िया कंसल्टेंट से के अंडर में आप उसको कीजिए। मैं अगर उस तरह की चीज़ करूँगा, एप्स मैं अगर बनाने का ठान लिया तो मैं बना लूँगा, मैं बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जोरम करना है, मुझे बंदा करनी है, मुझे गुलमोहर भी करना है, मुझे किलर सूप करना है। और सिर्फ ऐप बना करके सारे रोल नहीं कर सकते हो। तो बॉडी ऐसी होनी चाहिए फिट, जो सारे में आराम से जो है फिट हो जाए। कभी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ किसी रोल के लिए, तो किसी रोल के लिए थोड़ा घटा लेता हूँ। जी, सवाल। मनोज भाई, महादेव में अभिषेक, आपके पसंदीदा शहर बनारस से। अरे वाह, क्या बात। तो अनुराग सर की बात हुई ऐसे और गैंग्स की बात हुई है, तो आपकी सबसे कल्ट मूवी जिसने हम सबको एक नया सिनेमा दिखाया, गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर लें, तो उसमें कि अनुराग सर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था वासेपुर के टाइम जब बनारस में आप शूट कर रहे थे, और किस किस टाइम पे आपके जो एपिक सीन जैसे हम देखते आ रहे हैं कई हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह, ठीक है, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन किस किस टाइम आपने इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ी, चाहे वो कपड़ा धोने वाला सीन हो, ठीक है, चाहे कई सीन हो, तो कैसा आपको चाबी का है, ऐसे कई एक्सपीरियंस, मतलब कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस वो वासेपुर बहुत का? बढ़िया रहा। आप इम्प्रोवाइजेशन तभी कर पाते हैं जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। हवा में इम्प्रोवाइजेशन कभी नहीं होता है। उसके लिए अगर आपका एक्टर को पूरी तरीके से अपने अंदर में समाहित कर चुके होते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को अगर आप जानते हैं, तभी आप इम्प्रोवाइजेशन कर पाते हैं। और शायद मैं इसीलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं तैयारी बहुत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ शूटिंग शुरू होने से पहले, और जब शूटिंग शुरू भी आती है तो मैं पूरे तरीके से अपना बिहेवियर पैटर्न जो भी मेरा होता है वो कैरेक्टर के अनुसार होता है। जब वो फिल्म ख़त्म हो जाती है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है मेरे लिए। तो अगर आप वासेपुर की बात करें तो बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि अनुराग जिस तरह का डायरेक्टर है और राइटर है,
उसको जानता हूँ जब वो 21-22 साल की उम्र से था, तो उसको अच्छा लगता है कि कुछ एक सीन्स वो खुद ना लिखे, सिर्फ उसका एक ब्रॉडर लाइन दे देता है, और बाकी अगर उसे लगता है कि मेरे सामने कोई काबिल है जो इम्प्रोवाइज़ करके इस सीन को मेरे लिखने से ज़्यादा बेहतर बना सकता है, तो वो जिम्मेदारी दे देता है। इस मामले में बहुत ओपन है। तो जहाँ जहाँ उसने हम कुछ अपेक्षाएं थी मुझसे, आशाएं थी, वहाँ किया। और अच्छी बात यह है, खुशी तब होती है कि जो आपने किया वो लोगों को बहुत भाया। तो सरदार खान हो चाहे वासेपुर हो, मेरे लिए वो मेरे लिए एक उन फिल्मों में से है जो उन फिल्मों को मैंने किया और जो फिल्में लोगों को पसंद है, जिसमें मेरा काम पसंद आया वो। लेकिन वो फिल्म उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जोरम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जोरम में मैंने क्या किया है। और अनुराग कश्यप ने फिल्म देखी जोरम, उसके बाद उसने कहा कि मैं कहीं भी मनोज बाजपेयी को देख ही नहीं पाया सर। तो दैट इज़ माई अचीवमेंट। सरदार खान में लोग देखते हैं, कहते हैं कि हम मनोज बाजपेयी को नहीं देख पाए। दैट इज़ माई अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट ये नहीं होता है कि मैंने कितनी अच्छी मारपीट की, उसमें कितने अच्छे घूसे चलाए, कितना अच्छा मैंने नाचा। मेरा अचीवमेंट ये है कि मैंने एक और किरदार को उसके अंदर जा कर के उसको उसकी तरह हो गया, ये अचीवमेंट है। मैंने उस किरदार को मनोज बाजपेयी की तरह बना लिया, ये अचीवमेंट नहीं होता है। आप में से किसी को नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि उस हर दूसरे सीन में सरदार खान की उम्र 2 साल 3 साल बढ़ रही है, और वो अचानक से एंड होते होते आप देखते हो कि अपने वो दुर्गा के घर से बाहर निकलता है, जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाता है और वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, बेटा बाहर आता है। वहाँ पे अगर आप देखे होंगे कि वो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, आपको पता ही नहीं चला पूरे में। वो इतना सटल किया गया कि एंड तक में आप जान ही नहीं पाते हैं कि वो कब उसकी उम्र हो गई सरदार खान की। तो वो अचीव करने के लिए आप समझिए कि हर जो सीन कर रहा हूँ उसमें ये लगातार हमको सोच समझ करके बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से करना पड़ता था, या डायलॉग डिलीवरी को उस तरह से करना पड़ता था कि एंड होने तक आपको एहसास ही नहीं हुआ कि ये आदमी एक्चुअली कर रहा था पूरा। वहाँ से उसकी एज हो रही थी और एंड में पूरी एज हो चुकी है उसकी, करीब 60 के आसपास हो चुका है। तो इस तरह के काम अगर तो मेरे लिए अगर आप पूछोगे कि मेरे लिए क्या था, तो मेरे लिए ये था, वो अचीवमेंट था, वो मेरा सबसे फेवरेट है। और अनुराग कश्यप की बहन का काम था ये बताना हर सीन के पहले कि आप मनोज सर आप इसमें 1 साल की उम्र बढ़ रही है, इसमें 3 साल बढ़ी है, या इसमें 2 साल बढ़ी है। जी। और सर बनारस का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया, जय भोलेनाथ। वो शहर कमाल है, अगर आप में से कोई गया नहीं है तो ज़रूर जाइए। बनारस तो हर साल जाना चाहिए। एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, उसके बाद सिर्फ उसकी गलियों में घूमिए। एक्टिंग तो ऐसे ही सीख जाएंगे आप लोग। कमाल का शहर है, वहाँ की बातचीत कमाल है, वहाँ का जो अध्यात्म है वो भी कमाल है। अकेला शहर है जहाँ के लोग बाबा विश्वनाथ को ये समझते हैं कि वो उनके घर के हैं, तो वो घर के सदस्य की तरह से उनको ट्रीट करते हैं, भगवान से ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये अकेला शहर ऐसा है। ठीक। 1998 में सत्या आती है और भीकू मात्रे जो है वो मुंबई का किंग बनता है। के मेनन साहब बोलते हैं कि इस चीज़ ने बहुत सारे बंद दरवाजे खोल दिए। मेनन साहब का स्टेटमेंट है कि इसके बाद भीकू मात्रे के बाद लोग इरफान खान और हम जैसे लोगों को पूछने लगे और बुलाने लगे इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कितना बड़ा, मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। जी, हमें भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। जी, हम अपना काम कर रहे थे, हमें लग रहा था कि यार बहुत बड़ा रोल मिला है, उसको शिद्दत से करना है। और 6 महीने बाकायदा मेरे पास थे समय उसको प्रिपेयर करने के लिए। 3 महीने के बाद तो मैं भीकू मात्रे की तरह से रह रहा था, मैं मनोज की तरह रह ही नहीं रहा था। इतनी मेहनत। और उस समय में स्क्रिप्ट उस तरह से होती नहीं थी, मतलब सिर्फ पेजेस पे कुछ स्क्रिबल किए रहते थे ये लोग, सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप, जो कि वो सीन्स बदलते रहते थे। तो एक लाइन मुझे पता थी कि इस तरह की कहानी है फिल्म की, उस पर बेस करके मैंने किरदार खड़ा कर लिया था। तो जो भी सीन मुझे मिलता था उस दिन शूटिंग पे,
कई बार तो अनुराग वहीं बैठ के लिखता था रामू जी के साथ में, या सौरभ शुक्ला बैठे होते थे और वहीं पे दिया जाता था, वहीं पे हम लोग रिहर्सल करते थे या इम्प्रोवाइज़ करते थे। बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन मैं शॉट के बीच में करने का बड़ा आदी रहा हूँ मैं। अच्छा। तो जो होता है मैं आने देता हूँ, जब हो जाता है तो लोग ताली बजाते हैं, नहीं तो कहते हैं कि वो वाली चीज़ थोड़ा सही नहीं थी, उसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फंबल हुआ था, इसको सही कर लेते हैं। देन दैट्स हाउ वी मेक अ सीन, वी यूज्ड टू। और उस तरह से फिल्म हुई, लेकिन हमें नहीं एहसास था कि ये फिल्म इतनी बड़ी फिल्म होगी कि पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देगी। और के मैनन एक मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके बाद थिएटर के एक्टर्स की इज्जत हो गई। नए नए डायरेक्टर्स और नई नई कहानियाँ लिए हुए डायरेक्टर्स मुंबई आने लगे। उनको सबको लगा कि इस इंडस्ट्री में अब उनके लिए जगह बन गई है जहाँ पे वो अपनी कहानियाँ कह सकते हैं। उनको वो हौसला मिला, वो विश्वास मिला। बहुत सारे थिएटर के एक्टर्स उसके बाद शिफ्ट होने शुरू हो गए, जिनको लगा कि इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए भी कोई जगह है। तो ये हौसला और ये विश्वास जो है सत्या फिल्म की सफलता ने दिया था। और बीकू महात्रे के सक्सेस ने न सिर्फ मेरा करियर दिया, बल्कि इसने बहुत सारे और भी जो कंटेम्प्रेरी जो एक्टर्स थे मेरे जैसे, उनको बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ। जी, और कोई सवाल? जी नमस्ते सर। सर, अगर आपको चुनने का मौका दिया जाए बीकू मात्रे या फिर सरदार खान में से एक, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? मुझे जो भी दे दो, मतलब मैं सर आप क्योंकि देखिए मेरे लिए बीकू मात्रे इसलिए ज़्यादा चुनूंगा क्योंकि उसने मेरा करियर, अगर मैं बीकू मात्रे नहीं मुझे मिलता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता और इंडस्ट्री बदलती ही नहीं। अगर वो सत्या नहीं बनती तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। फिर वही होता है जो आप अब फिर से वापस आप लोग कर रहे हो थिएटर में। जिस तरह से आज जिस तरह की फिल्में आप देख रहे हो अभी, उसी तरह की फिल्में बनती थी पहले, सत्या के पहले। एक बहुत बड़ा बदलाव आया था सत्या के कारण, जिसके कारण अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, विशाल भारद्वाज, राकेश मेहरा, कितने सारे डायरेक्टर्स मिल गए, इंडस्ट्री को आर्टिस्ट मिले और इतने सारे एक्टर्स मिले। अगर सत्या नहीं होती तो ये सब नहीं होता। सत्या हुई इसलिए शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर हो पाया। आप इसको ऐसे देखिए। मनोज जी, जब आपका जिक्र करते हैं तो एक बड़ा एस्पेक्ट बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलता है कि सिनेमा में गालियों की बात आ जाती है। आपका एक विजय राज के साथ वाला वीडियो आ जाता है, इसमें आप कई बार बोल चुके हैं कि वो कैसे कैसे आपको धोखे में रख के बनवा लिया गया। कुछ सवाल हमारे सोशल मीडिया से भी आए, तो उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो ये बात पूछ रहा था कि गालियों पर क्या टेक है, मतलब आपका पूरी तरह से। और एक सवाल ये भी आया है इंस्टाग्राम से, शिवम शर्मा, उन्होंने पूछा है कि कौन सी गाली आप सबसे फील से देते हैं? मैं आपको सच में बताऊं, मैं गालियों का प्रयोग जो है ना सत्या के पहले बिल्कुल नहीं करता था। सत्या में ये हुआ कि हम जैसे ये लोग जो गैंगस्टर्स जो हैं जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से वो गालियों का प्रयोग करते हैं, हम वैसा करेंगे। लेकिन जब हमने वैसा किया तो फिर हमको उसको रीडब करना पड़ा, पूरी फिल्म को रीडब करना पड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चूतिया शब्द का यूज़ जो है हमने रखा उसमें। वहाँ तक हम हिम्मत कर पाए बनने के बाद। फिर जैसे जैसे और सिनेमा आगे बढ़ा तो मेरे ख्याल से वासेपुर में ही ज़्यादा यूज़ हुआ, क्योंकि अनुराग का भी मानना था कि यार, क्योंकि हम सब लोग एक ही सोच के थे सब लोग कि अगर समाज में गालियाँ आप देते हो सड़क चौराहे पे, तो आपको सिनेमा में परहेज क्यों है? तो ये मानना हमेशा रहा था। और भले ही मैं गाली ना देता हूँ, लेकिन जो किरदार है इस तरह का किरदार गाली देगा। और अगर मैं मान लीजिए कोई ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो गाली नहीं देता है, तो वो किरदार गाली नहीं देता। जुबेदा का प्रिंस नहीं देता है। और बहुत सारे ऐसे किरदार मैंने किए हैं जिसमें गालियों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। अभी मैंने एक फ़िल्म की है भैया जी, जबकि वो गांव का है, पुराना माफिया रहा हुआ है, लेकिन वो गालियों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि उस तरह के लोग गालियों का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते थे। लेकिन आप हमारे गांव में जाइए तो मतलब गाली का प्रयोग करते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि किस मिलियू से वो कैरेक्टर आ रहा है,
कौन किस जगह पे पोजीशन है, और ये गाली देगा तो ये कौन सी गाली देगा और कौन सी गाली नहीं देगा। तो इतना सोच विचार करके गालियों का यूज़ होता है। गालियाँ ऐसे ही डायलॉग के साथ चिपका करके हम ठोक नहीं देते हैं, उसमें बहुत सारे सोच विचार के साथ में हम चीज़ों को करते हैं। कितनी बार डायरेक्टर बोलते हैं यार कुछ ज़्यादा गाली हो गई, इसको ख़त्म करो, एक और टेक लो, सिर्फ ये वाला एक ही गाली इसमें दो। तो ये एक कॉन्शियसली हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल ढंग से नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा जी, और मेरी गाली जो है वो किरदार के अनुसार होती है, मैं खुद में गाली नहीं देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, और आपको ये नहीं लगता है कि सिनेमा में इतनी गालियों के यूज़ ने बड़ा कूल बना दिया, मतलब गाली वैसे देते भी नहीं है। अगर आप ये क्या use है के बीच में कि जो देखें- जिनको तकलीफ होती है उनको मदरफकर से प्रॉब्लम नहीं है है ना। हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे, व्हाट द फक चलता रहेगा, तो वो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब आजकल सोशल मीडिया है एंड एवरीवन फील्स एम्पावर्ड विद दैट, बिकॉज ऑफ दैट फोन। कुछ भी लिख देते हैं, आज मनोज बाजपेयी की लेते हैं साले की, उसने इधर से ठोक दिया, है ना। तो आजकल तो ऐसा है भाई, तो कि जिसका मन करता है जो बोलना है बोल ले, लेकिन बात ये कि कोई सही बहस तो हो, सही बातचीत हो तो हम उसको समझाएं, है ना। सोशल मीडिया से और भी कुछ सवाल हैं। एक सवाल है, भरत कल्याण ने पूछा है, द फैमिली मैन के लिए व्हाट हैपेंड बिटवीन सुची एंड हर कलीग, और द फैमिली मैन का पार्ट 3 कब आ रहा है? मुझे क्या पता सूची है उसके बीच में क्या होता है। वो सूची जाने, उसका कुलीग जाने है कि नहीं, मुझे क्या पता है ना? और द फैमिली मैन का पार्ट 3 कब आ रहा है? फरवरी एंड से शूटिंग शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ से अगले 2025 फर्स्ट हाफ में ही आ जानी चाहिए। जी। एक सवाल है, डी के सबके हैं, इनका वाह वो है हैंडल, डी के सबके हैं, एक अभिनेता के लिए उसकी आवाज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है? यार देखो, आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपका स्पीच बहुत ज़रूरी होता है, आपका डिक्शन बहुत सही होना चाहिए, ताकि किरदार के हिसाब से आप उसके सुर को समझ पाएँ, उसके उतार चढ़ाव को समझ पाएँ। आवाज़ मोटी आवाज़ है और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसको यूज़ करना आपको नहीं आता है तो वो भी ख़राब लगेगी। अमिताभ बच्चन जी इतनी भारी आवाज़ को बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं, इसलिए आपको अच्छी लगती है। संजीव कुमार इतने बड़े महान अभिनेता थे, लेकिन उनकी आवाज़ पतली थी। दिलीप साहब, है ना, हमारे इंडिया के मार्लन ब्रांडो, उतनी पतली आवाज़ थी, लेकिन उनके जैसा आवाज़ को, भाषा को बहुत कम लोगों ने यूज़ किया। बिल्कुल ट्रू। जी। जी। Hello sir, my name is Shrishti Singh and I just want to say I really love you very much. Thank you. मतलब टेलीविज़न से सीधे आपको सामने देखना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सर मेरा क्वेश्चन है, इंडस्ट्री में ऐसे कौन लोग हैं जिसको आप अपना दोस्त मानते हैं? ऐसे कौन लोग हैं? बहुत सारे हैं। इंडस्ट्री में नहीं, मेरे थिएटर के बहुत सारे दोस्त अभी तक दोस्त हैं। मेरे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे दोस्त, अभी मैं भोपाल से आया, मैं अपने दोस्त के घर से आया, उसके घर पे शादी थी तो वहीं से आया, और हम लोग दोस्तियाँ बहुत निभाने वाले लोग हैं। मेरे गुलमोहर का जो डायरेक्टर बहुत अच्छा दोस्त बन गया, बहुत उम्र में कम है ये सब मेरे, या फिर सिर्फ एक बंदा काफ़ी है का जो डायरेक्टर है, वो भी मुझसे बहुत कम उम्र में है, लेकिन बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो वो मेरे दोस्त हैं। मतलब हर से दूसरे दिन मैं इनके साथ बैठा रहता हूँ। फिर आपको अभिषेक चौबे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीरज पांडे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ज़्यादातर डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक्टर मेरे बहुत कम मतलब जिनसे रोज़ का मिलना। शारिब हाशमी अच्छा दोस्त, मैंने कुछ एक दोस्त कमाए हैं शूटिंग से। शारिब हाशमी है, आपको सनी हिंदुजा है, वो फैमिली मैन और एस्पिरेंट वाला। तो इस तरह के दोस्त हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दोस्त आपके हम उम्र हो, दोस्त आपके भी उम्र के दोस्त मेरे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल वेवलेंथ और हमारे शौक़, हमारी आदतें एक जैसी होती हैं, हमारे पॉलिटिक्स एक जैसी हो, एक बात पे सहमत करते हैं तो दोस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। सर मेरा एक और सवाल है। हाँ, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम सुनना बहुत पसंद करते हैं, सुनते हैं, उसकी बातों को एडमायर करते हैं, कह सकते हैं सुपर हीरो होता है। सर आपकी लाइफ में वो पर्सन कौन है जिसको आप अपना सुपर हीरो बोलते हैं? बैरी जॉन, मेरा टीचर। बैरी जॉन को मैं सुनता रह सकता हूँ। श्याम बेनेगल बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, मैं उनको सुनते रह सकता हूँ।
मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे ओशो वगैरह का देखता हूँ मैं, तो पहले भी उनके वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे बहुत हैं। मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मॉडर्न डे में ऐसा फिलोसोफर नहीं आया। बहुत ही जैसे ओरिजिनल फिलोसोफर जिसको कहते हैं ओशो आए। बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से वो रखते हैं। अध्यात्म की इतनी समझ और प्लस रिलीजन को लेकर के इतनी अच्छी समझ, ज़िंदगी को लेकर इतनी अच्छी समझ। तो आप लोगों को सुनते हैं, अपने कुछ एक टीचर्स को सुनते हैं, कुछ एक दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छा बोलते हैं, जो उनसे मैं बहुत सीखता हूँ। तो जहाँ से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के कारण मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। मैं ज़्यादा बोलने वाला आदमी नहीं, मैं सुनने वाला ज़्यादा हूँ और मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सर। थैंक यू सो मच सर। जी। जैसे कोई नॉर्मल लड़का है या लड़की है, उसमें उसे ऐसी क्या क्वालिटी लगनी चाहिए कि हाँ मैं एक्टर बन सकती हूँ, एक्ट्रेस बन सकती हूँ? क्वालिटी, जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि बिना एक्टिंग के आप जी नहीं पाओगे, तब आपको उस दिशा में बढ़ जाना चाहिए। एक इंजीनियरिंग में लड़का है, अभी मिला था मुझे बैंगलोर में। उसने कहा कि सर मैं कर तो रहा हूँ अपने फादर के लिए ये कोर्स, लेकिन मैं वापस मैं लेकिन निकलते के साथ ही मैं थिएटर करने लग जाऊँगा, मुझे नहीं करना है। तो मैंने कहा कि अच्छे से कर लो अगर करना चाह रहे हो इंजीनियरिंग तो, और दूसरी बात कि आप सोचो पहले कि क्या सच में बनना चाहते हो। तो उसने कहा सर मैंने सोच लिया सर, मैं यही बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों तुमको ऐसा लगता है कि तुम एक्टर ही बनना चाहते हो? कल को तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा इस फील्ड में जाके, फिर क्या करोगे? ना तुम इंजीनियर रहे ना तुम एक्टर रहे। उसने कहा सर अगर मैं एक्टर नहीं बना ना सर, तो शायद मुझे जो है मैं एक्टर अगर नहीं बना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा सर। तो मैंने कहा तू एक काम कर, तो अपने बाप का पैसा अभी भी बर्बाद मत कर। यू सेड द राइट थिंग, यू शुड जस्ट लीव दिस। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि तू रोज़ मर रहा है, बिकॉज तू करना कुछ और चाह रहा है और तू मजबूरी में ये कर रहा है ताकि तेरे पिताजी खुश होंगे। तेरे पिताजी इंजीनियरिंग के बाद जब तू जाएगा तो ज़्यादा दुखी होंगे कि उनका पैसा ज़्यादा बर्बाद हो गया और तूने जो है उनका दिल तोड़ दिया। इससे अच्छा कि अभी जो है थोड़ा बहुत झटका उनको लगेगा, लेकिन संतुष्टि इस बात की होगी कि आगे का पैसा मेरा बच गया। सो यू विल सेव योर टाइम एंड यू विल सेव योर फादर फ्रॉम अ मेजर हार्ट ब्रेक। तो जब इस तरह की सोच आए ना बॉस, तो समझ लेना कि तुमको एक्टर ही बनना है, वो चाहे किसी चीज़ के लिए हो। सर मेरा नाम तरुण शर्मा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आउटफिट बहुत बढ़िया लग रही है। थैंक यू यार, वो डिज़ाइनर को उसको दे दो। पता नहीं क्या ये झोला पहना दिया मुझे। हाँ जेंजी आउटफिट है सर। हाँ ना। हाँ सर जैसे कि शबना रज़ा जी के साथ आपकी शादी हुई थी 2006 में, तो जैसे कि उस टाइम पे इंटरकास्ट इश्यूज बहुत चल रहे थे, तो आपकी लव स्टोरी से शादी तक कितनी मुश्किलें आई उस टाइम पे? नहीं आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुले विचार के थे और उनके पेरेंट्स भी खुले विचार के थे, तो इसलिए जो है हमको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरा क्या है कि जब क्या करें, क्या करेगा वो, क्या है वो कहावत, क्या है, मरता क्या ना करता। ना मियाँ बीवी राजी के करे काजी। देखिए कितने अच्छे से आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे। तो वही है। और दूसरा ये कि साथ दो लोगों को ज़िंदगी बितानी है, उसमें कुछ जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी उस पर आड़ंगन नहीं डालते हैं। जो ना समझ होते हैं उनके तो मतलब भगवान भी उनको हेल्प नहीं करते हैं, उनका क्या कीजिए। आखिरी सवाल है मेरा कि अभी पंकज जी की बायोपिक आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, आप किसी पॉलिटिशियन की बायोपिक करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं हुआ है, मैं नहीं करना चाहता। अब उसका कारण है कि इनकी बायोपिक मैंने की और दूसरी पार्टी वाले, वरना जिनकी बायोपिक कर रहा हूँ वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो अभी भी गाली देंगे। उनकी सरकार आएगी तो मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, तो मुझे उस पचड़े में पड़ना ही नहीं है भाई। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है,
ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, और देखो जोरम जैसी फिल्म भी कर रहे हैं और किलर सूप जैसे सीरीज़ भी कर रहे हैं। तो हमारे तो अभी तो दोनों हाथ में लड्डू है भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि क्या मतलब गलत जगह पे सर क्यों घुसाना है। तो इसलिए जो है मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पॉलिटिकल फिगर्स पे कभी भी नहीं करूँगा। मेरा अगर सच में बोले, अगर मेरा मन उस तरह का होता है करना है, तो मैं अगर मुझे पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पे कोई बायोपिक बना रहा है, तो मैं भाग के जाता कि भाई देखो मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी कवि थे और मुझे कविताओं का शौक़ है। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अननेसेसरी के पछड़ी ज़िंदगी में क्यों पालना है। ये करो तो मरो, वो करो तो मरो। तो दोनों ही स्थितियों में मत जाइए, अच्छे अच्छे रोल्स जो मिल रहे हैं उसको अच्छे ढंग से कीजिए। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है अभी जब से जोरम रिलीज़ हुई है, इसका जो है इसकी जिस तरीके से अप्रिसिएशन हो रही है, जिस तरह से लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं जाने के, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं यही फीलिंग चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और कंट्रोवर्सी ये वो मैं जाना ही नहीं चाहता। जी, तो किलर सूप से आज की सभा को समाप्त करते हैं। हाँ। और किलर सूप में एक आप गाना गुनगुना रहे हैं, तू ही रे तू ही रे। अच्छा, ये भी बताया आपको? बोल रहा हूँ 3 एपिसोड देखे। अच्छा। तू ही रे। हाँ। तो एक बार गुनगुना दीजिए। तो मैं गाता हूँ कैरेक्टर के हिसाब से। जी। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आजा रे आजा दिल की ज़मीन पे तू। बहुत बहुत शुक्रिया।